हेलो बच्चों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस पर। और जैसा कि हमने 9th क्लास की पिछली क्लास में संख्या पद्धति के बारे में जाना था। संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याओं पर बेस्ड जो सवाल थे वो सवाल हमने लगाए थे। और आज हम संख्या पद्धति में जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लगाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 को हम आज इसके अंतर्गत लगाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपका परिमेय संख्याओं से संबंधित पहला सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन कौन संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ाया था। और जिन बच्चों को नहीं आता है वो हमारी इसका पार्ट 1 है, उसको जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। उसमें आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका मैंने उसमें बताया था कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, और मैंने पार्ट 1 में इसको अच्छे से समझाया भी था कि शून्य एक परिमेय संख्या कैसे है। तो उसी चीज को हम आज फिर से समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका आंसर हम सिंपल सी एक भाषा में लिख देंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? अच्छा, इसको देखते हैं कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो शून्य को हम क्या ये लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर हम तुलना करें P/Q से, इसकी तुलना करें हम P/Q से, तो हम क्या देखते हैं कि शून्य को हमने P/Q के रूप में भी लिख दिया और Q हमारा 0 के बराबर ही नहीं है। Q हमारा कितना है? Q हमारा 1 है। तो Q हमारा 0 भी नहीं है, और 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं। P और Q, भाई P हमारा क्या है? 0, Q हमारा क्या है? 1। तो 0 और 1 दोनों ही हमारे क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे 0 हमारा शून्य पूर्णांक है और 1 हमारा क्या है? ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 1 का 0 में भाग करेंगे तो हमें क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो इसको हमने 0/1 के रूप में लिख दिया, या इसको हम 0 को 0/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। 0 को हम 0.3 के रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया। तो किसी भी संख्या का 0 में भाग करने पर हमेशा 0 ही आता है। अच्छा, नोट करके इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए, नोट करके लिख लो, किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए, किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाए, किसी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? किसी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, एक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 में अगर हम 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, और 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
तो इसमें हमने इसको लिख दिया पहले, यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। भाई P और Q ये दोनों क्या है हमारे पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है और यहाँ पे 1 भी हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, चलते हैं फिर इसी एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए? 6 परिमेय संख्याएं। तो जब परिमेय संख्याएं हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना आपको बताया था। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, वो आपसे 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। तो अगर वो 1 पूछता है तो मैंने आपको बताया था, या 2 पूछे तो हम सिंपल से क्या करते थे, उसको निकालने का एक फार्मूला था कि दो संख्याएं, पहली संख्या क्या है 3 है, दूसरी संख्या क्या है 4 है, तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने का मैंने सूत्र बताया था x प्लस y अपॉन 2। x हमारी क्या थी, ये हमारी थी पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। y हमारी क्या थी, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी थी। तो मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कोई हम एक परिमेय संख्या अगर अभी निकालें, तो 3 और 4 के बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये आपकी आ जाएगी 7 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये 7 अपॉन 2 एक क्या हो गई, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या यहाँ पर हो गई। लेकिन अब फिर दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या 3 लेंगे, दूसरी संख्या क्या लेंगे 7 अपॉन 2 लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम निकालेंगे तो सवाल हमारा बहुत ही लंबा चला जाएगा और एग्जाम में आपके सवाल ये 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है। तो इसको निकालने के लिए हम किसी और मेथड का प्रयोग करेंगे। आइए उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ऐसे निकालेंगे तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम किसी और मेथड से करते हैं। तो आइए इसको हम एक दूसरे मेथड से करते हैं कि जब ज्यादा संख्या पूछे, 1-2 पूछे तो सीधे हम इससे निकाल सकते हैं, जब ज्यादा संख्या पूछे तो हम कैसे निकालते हैं, आइए उसको हम समझते हैं। पहले तो हम समझे कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम 6 को यहाँ पे रख दिया हमने, प्लस इसमें बंद कर दिया, एक को क्या आ गया 7 आ गया। पहली परिमेय संख्या हमारी क्या थी 3 थी, तो 3। अब ये देखिए 3 को हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7। मतलब इसमें हमने क्या किया, 7 का 3 में गुणा एवं भाग। तो मैंने 7 का 3 में गुणा एवं भाग कर दिया, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या चाहिए तो हम इसमें एक नंबर बढ़ा के लेते हैं 7। तो अगर हम 7 से 7 कर जाएगा तो 3 हमारा 3 ही रहेगा, तो इस 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें जब भी हम अंश हर में बराबर संख्या से गुणा करते हैं तो उस नंबर पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया 3/7, ये हमारा हो जाता है 21/7। तो 3 को हमने ऐसे लिख लिया, 7 या 21, तो ये क्या आएगा तो हमारा 3 ही। तो एक हमने ये ले लिया। अगर इसी को हम 4 में लिखें, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4, इसमें भी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी वो 7 का ऊपर 7 का 4 में गुणा एवं भाग कर देंगे। ठीक है, तो इस पर भी संख्या पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा क्या आ जाएगी 28/7। अब देखो, अब यहाँ पर हमें 3 का बदला हुआ रूप क्या है 21/7, 4 का बदला हुआ रूप क्या है 28/7। तो इसी को अगर हम इसमें इस तरीके से लिख लें कि मान लीजिए हमें 21/7 और इसके बीच, और इधर हमारा थी 28/7, तो इसके बीच में अब हम 6 परिमेय संख्याएं आराम से लिख सकते हैं। कैसे, पहली परिमेय संख्या इसके बीच में हो जाएगी 22/7, दूसरी हो जाएगी 23/7, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ 24/7, इधर ये 25/7, इधर ये 26/7 और एक बच जाएगी, उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये आपका 27/7।
तो आपने देखा कि ये अगर इसको हम काटेंगे तो कट के ये क्या आएगा, 3 आएगा, ये कट के क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 3 और 4 के बीच में ही तो परिमेय संख्याएं हैं। कितनी परिमेय, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 + 1 किया था, ताकि 7 नंबर बीच में 6 परिमेय संख्याओं का गैप बना रहे। ठीक है, तो इधर ये हमारी क्या है, मैंने इसको आसानी से 7 का ऊपर नीचे गुणा और 7 का नीचे भाग करके आराम से आसानी से मैंने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें 3 और आंसर में 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ये हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल लग गया। तो जब भी ज्यादा वो परिमेय संख्या पहुंचेगा तो हम इसी तरीके के से अपने सवाल को लगाएंगे, जिससे कि सवाल ज्यादा लंबा ना खींचे। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में आपका अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमें 1 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तो हम जो अभी मैंने पिछले सवाल में मेथड बताया था, उसी मेथड से हम इसमें परिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो उसी मेथड से निकालेंगे परिमेय संख्याएं। 3/5, 3/5 संख्याएं कितनी निकालनी है हमें, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, इसलिए 5 + 1 = 6। अब 3/5 को उठा लो, 3/5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 × 6, और इसी में हमने डिवाइड भी कर दिया 6 का। तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा बन जाएगा 18/30। ठीक है, इसी प्रकार से हम 4/5 ले लेंगे। जब 4/5 ले लेंगे तो 4/5 × 6 और इधर भी × 6। तो ये हमारा बन जाएगा 24/30। ठीक है, तो इधर ये हमारा बन गया 24/30। तो 18/30 और 24/30, तो इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमारा आंसर लिख सकते हैं। 18/30 और क्या थी हमारी 24/30। तो इनके बीच में क्या परिमेय संख्या होंगी, आगे बढ़ते जाइए, 19/30। इधर ये हमारी क्या हो जाएगी 20/30। इधर क्या हो जाएगी 21/30। इधर ये 22/30 और इधर ये आपकी 24/30। तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इसी तरीके से हम इसको आंसर में अपने लिख सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/20, 21/20, 30। इधर ये
ये सॉरी इधर ये थोड़ा गलत हो गया, 19/30, इधर ये 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसको काटेंगे क्या आएगा, इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 3/5 और इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 4/5। तो ये संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं ये आपकी 3/5 और 4/5 के बीच में तो है। ठीक है, तो ये सवाल भी इस तरीके से आपका लग गया कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ये हैं। तो इसी में आपका अगला सवाल है। तो सवाल नंबर 4 में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण सहित इनका उत्तर देना है। मतलब ये आपको नीचे कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये कथन जो दिए गए हैं ये सत्य हैं अथवा असत्य। अगर सत्य हैं तो इनका कारण भी बताइए कि ये क्यों सत्य हैं। तो इसी में आपका जो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन आपका दिया गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये कथन सत्य है या असत्य? तो अब इसके लिए हमें दोनों संख्याओं को समझना पड़ेगा। समझा, इसके पार्ट 1 में मैं समझा चुका हूं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, ये कथन सत्य है असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर और इन्हें n से करते हैं डिनोट, n इक्वल। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये आगे चलती रहती हैं इंफिनिटी तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से आगे चलते रहती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स ये हमारे 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। कथन आपको दिया गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब ये संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? भाई होती है। एक हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, आती है। 2 हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, आती है। 3 भी हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। तो हमने देखा जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, ये सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्याओं में आती हैं। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी पूर्ण संख्याओं में आती हैं। तो इसलिए ये हमारा कथन कैसा है? ये कथन हमारा सत्य है। ये कथन हमारा सत्य है। ठीक है, क्योंकि कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती है, इसलिए यह कथन हमारा सत्य है। देखते हैं अगला कथन क्या दिया गया। तो कथन नंबर 2 हमारा दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या है? जिसे हम W से करते हैं 50 से, अभी मैंने बताई थी। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंफिनिटी तक चलती रहती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, अब कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था पूर्णांकों के बारे में? पूर्णांक हमारे 3 तरीके के होते हैं।
एक होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, इसे क्या कहते हैं -1, -2, -3, और एक हमारा क्या होता है शून्य पूर्णांक होता है, और एक हमारा क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये चलते रहते हैं। ये हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक। ये हमारे होते हैं शून्य पूर्णांक, खाली एक ही होता है शून्य पूर्णांक 0, और ये हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक हमारे क्या होते हैं इस तरीके से, ये इंफिनिटी तक चलते रहते हैं, -1, -2, -3। शून्य पूर्णांक में शून्य आता है, धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक में क्या क्या आते हैं, पूर्णांक में -1 भी आते हैं, -2 भी आते हैं, -3 भी आते हैं, ये सब पूर्णांक में आते हैं। शून्य भी आता है, और इधर ये धनात्मक नंबर भी आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और हमारा 4 भी आता है। तो इधर हम अगर ये देखें कि अगर इसका हम इतना पोर्शन उठा लें पूर्ण संख्या पूर्णांक का, पूर्णांक में हम धनात्मक उठा लें और शून्य उठा लें, तो हम देखेंगे कि धनात्मक और शून्य ये सारे हमारे पूर्ण संख्याओं में आते हैं। केवल ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं या ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते। आपका कथन क्या दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में तो ये माइनस के नंबर भी आते हैं, और माइनस के नंबर हमारे पूर्ण संख्या में नहीं दिए गए हैं। तो ये कथन हमारा कैसा हो गया, ये कथन हमारा हो गया असत्य, ये हमारा कथन हो गया असत्य। ठीक है, ये हमारा कथन हो गया असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, इसलिए ये कथन हमारा कैसा हो गया असत्य। और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत केवल शून्य आता है और हमारे धनात्मक पूर्णांक आते हैं। तो इस तरीके से ये कथन हमारा असत्य हो गया। इसी में देखते हैं अगला कथन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट कथन आपका है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम बता चुके हैं तुम्हें। परिमेय संख्या हमारी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी होती हैं भिन्न संख्याएं, एक में हमारे क्या आते हैं पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं? पूर्णांक आते हैं। अब पूर्णांक में फिर मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या आते हैं ऋणात्मक, इधर ये शून्य भी आते हैं, इधर ये धनात्मक भी आते हैं। क्या आते हैं? धनात्मक। और शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं पूर्ण संख्या। बताया था मैंने अभी, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ये मिलकर के बनाते हैं पूर्ण संख्या। तो अच्छा, अब इधर भिन्न भी आती है, भिन्न 1/2, 2/3 ये भिन्न होती हैं। इधर ये हमारे -1, -2, -3 ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती हैं, शून्य भी हो सकते हैं, धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक कैसे हो सकती है, आप बताइए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में केवल 0 से तो आते हैं, 0 से 1, 2, 3, 4 तक चलते हैं। और परिमेय संख्याओं में 1/2 संख्या परिमेय संख्या होती है, 2/3 संख्या परिमेय संख्या होती है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं
-25/3। तो ये जो माइनस संख्याएं होती हैं ये भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो और माइनस संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा हो गया, ये कथन भी हमारा हो गया असत्य। देखो ये सारी संख्या क्या है, भिन्न भी, पूर्णांक भी, ऋणात्मक भी, सारी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण संख्या केवल शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक ही पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कथन भी हमारा हो गया असत्य, ये कथन भी हमारा हो गया असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, तो आपका 9th क्लास का चैप्टर 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हुई। आगे हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित एक्सरसाइज 1.2 हम लोग लगाएंगे।